नमस्कार दोस्तों। आज हम जानने वाले हैं इमरजेंसी के बारे में। पर्टिकुलर कहूँ तो इस वीडियो में जानेंगे हम नेशनल इमरजेंसी क्या होती है, नेशनल इमरजेंसी के बारे में जानने वाले, क्यों लगाई जाती है, क्या क्या चेंजेस होते हैं और किस किस सेक्टर को इम्पैक्ट करती है, भारत में कब कब लगाई गई, कब कब इमरजेंसी का यूज किया गया, ये जानने वाले इस वीडियो में। इमरजेंसी की बात करो दोस्तों तो ये ली गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वेमार कॉन्स्टिट्यूशन से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको डिस्क्राइब किया गया पार्ट 18 में, और साथ ही साथ अगर मैं आर्टिकल की बात करूं 352 से लेकर 360 तक आर्टिकल्स में आपको ये देखने को मिलेगा। अगर 352 की बात करूं तो जहां पर आपको नेशनल इमरजेंसी देखने को मिलती है। 356 की बात करूं तो यहां पर प्रेसिडेंट रूल या फिर स्टेट इमरजेंसी भी जिसे कहते हैं। 360 की बात करूं तो फाइनेंशियल इमरजेंसी को डिस्क्राइब किया गया इन तीन आर्टिकल। मतलब कुल मिला के कहूं तो 3 टाइप्स की इमरजेंसी देखने को मिलती है इंडिया में। अब बात करते हैं कि इमरजेंसी जैसी सिचुएशन या इमरजेंसी के लिए जो प्रोविजंस किए गए हैं वो क्यों किए गए। सीधी सी बात है दोस्तों कि इमरजेंसी जैसी स्थिति आती है, सिचुएशन आती है, तो यहाँ जरूरत होती है कि यूनियन एकदम स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके और त्वरित निर्णय ले सके। ऐसी स्थिति में जरूरी है कि वो अपने निर्णय स्वतंत्र रूप से ले, उस पर किसी का दबाव ना हो। साथ ही साथ इंटीग्रेटेड रूप से फैसले होने चाहिए। ऐसी स्थिति में जरूरत है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर हो थोड़ा सा यूनिटरी हो, या फिर सीधी से कहूँ तो एकात्मक ढांचे टाइप हो, जिससे किसी भी निर्णय को आसानी से लिया जा सके। सामान्य स्थिति में भारत का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरेशन पे चलता है, मतलब कि कहीं ना कहीं संघवादी विचारधारा या संघवाद की प्रकृति देखने को मिलती है। मतलब स्टेट और सेंटर दोनों की जो पावर होती है वो बराबर। अब ऐसी स्थिति में अगर आपातकालीन स्थिति में भी ऐसा ही रहता है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं सेंटर को एक मजबूत निर्णय लेने में कहीं ना कहीं दिक्कत जाएगी। इसी को देखते हुए एक यूनिटरी सिस्टम बनाने के लिए हम देखते हैं कि इमरजेंसी में जो हमारा फेडरेशन होता है या फिर जो फेडरल सिस्टम होता है वो यूनिटरी सिस्टम में चेंज हो जाता है। मतलब कि एकात्मक में बदल जाता है हमारा संघवाद, और इसके चलते हम कोई भी निर्णय बहुत अच्छे से ले सकते हैं और किसी भी समस्या से बहुत अच्छे से निपट सकते हैं। इसीलिए इमरजेंसी को लेकर प्रोविजंस किए गए। आज जो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में जानने वाले दोस्तों की नेशनल इमरजेंसी क्या होती है। अब सबसे पहले ये देख लेते हैं कि नेशनल इमरजेंसी लगाई किस कारण से जाती है, क्या क्या रीजन होते हैं जिसके चलते आप नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। पहला जो रीजन होता है वो होता है वॉर जैसी सिचुएशन हो जाए। मान लीजिए हमारे साथ अभी चाइना का वॉर हो जाए, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट तो चल रहे, ऐसी स्थिति में नेशनल इमरजेंसी का यूज किया जा सकता है। दूसरा कारण जो होता है वो होता है कि बाह्य आक्रमण हो जाए। मान लीजिए पाकिस्तान जैसा देश हमारे ऊपर आक्रमण कर ले, तो ऐसी स्थिति में भी अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो इमरजेंसी लगा सकता है। थर्ड सिचुएशन ये होती है कि सशस्त्र विद्रोह, अगर भारत के अंदर ही कोई शस्त्र के साथ विद्रोह छिड़ जाता है तो ऐसी स्थिति में इमरजेंसी लगाई जा सकती है। ध्यान रखना दोस्तों, मैंने सशस्त्र विद्रोह का है, मतलब शस्त्र के साथ विद्रोह हो, ऐसी स्थिति में लगाई जा सकती है। ये तीन रीजन मैंने बात की, जिसमें मैंने थर्ड रीजन का सशस्त्र विद्रोह, जो कि 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 द्वारा जोड़ा गया है। मतलब 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से जोड़ा गया है। इससे पहले यहाँ सशस्त्र विद्रोह न होते हुए यहाँ होता था इंटरनल डिस्टरबेंस, मतलब कि आंतरिक अशांति के आधार पर क्या बोलते इमरजेंसी लगाई जा सकती थी दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में क्या होता था कि जो आंतरिक अशांति है, इसको ना तो इसका कोई संतृप्त शब्दावली होती है, मतलब इसका जो नेचर होता है या इसकी जो प्रकृति होती है काफी बड़ी होती है। मतलब ये कहूँ तो नक्सलवाद भी इसके अंदर आ जाएगा। अगर प्रधानमंत्री के घर के सामने कोई धरना दे रहे तो वो उसको भी बोल देंगे कि नहीं ये इंटरनल डिस्टरबेंस है। मतलब किसी भी आधार को मानते हुए इमरजेंसी लगाई जा सकती थी, जिसका ताजा उदाहरण देख सकते हैं आप 1975 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा जो लगाई गई इमरजेंसी है। इसी को देखते हुए इसे 1978 में जो जनता पार्टी की सरकार आती है वो इसको अमेंड करती है, और साथ ही साथ यहाँ पे एक वर्ड जोड़ लेती है सशस्त्र विद्रोह। तो ये 1978 से जुड़ा हुआ है दोस्तों। अब बात करते हैं कि क्या कोई भी प्रेसिडेंट अपने ही मन से इमरजेंसी लगा सकता है, तो नहीं दोस्तों। ये भी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा चेंज कर दिया गया और कहा गया है कि कोई भी मंत्री परिषद को लिखित रूप से देना पड़ेगा, लिखित रूप से प्रेसिडेंट को ये एडवाइस देनी पड़ेगी कि ठीक है आप इमरजेंसी लगा लीजिए। मतलब अब वो सिचुएशन नहीं चलेगी कि प्रधानमंत्री बोल दे और राष्ट्रपति लगा दे, इमरजेंसी वाली सिचुएशन नहीं चलेगी। आपको मंत्री परिषद, मतलब जहां प्रधानमंत्री तो हो ही, साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री और अन्य मंत्री भी वहां पर उपस्थित हो और वो लिखित रूप से दे कि अब आप लगा सकते हैं इमरजेंसी। साथ ही साथ दोस्तों ये तो बात हुई इमरजेंसी डिक्लेयर करने की। इसके बाद क्या होता है कि जैसे आप इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं, एक मंथ के अंदर अंदर आपको पार्लियामेंट के दोनों सदन से, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों से एक मंथ के अंदर अंदर क्या कराना होता है, अप्रूवल कराना होता है। पर यह भी अमेंड किया गया दोस्तों, ये 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको 1 मंथ किया गया। पहले क्या होता था कि आप 2 मंथ के अंदर अप्रूवल लेकर आइए,
अभी अप्रूवल कैसे होता था, तो आप संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से, स्पेशल मेजोरिटी आपको वहां पर चाहिए होती थी, आप उस प्रस्ताव को पारित करके लाइए कि इमरजेंसी लग गई। ठीक है, ये अगर प्रोविजंस पास हो जाता है, ये प्रस्ताव पास हो जाता है, तो फिर ये कंटिन्यू चलते रहता है आपातकाल। परंतु अगर यहाँ पे अगर ये पास नहीं कर पाते तो यहीं पे ये आपातकाल समाप्त हो जाता है दोस्तों। ये तो 1 मंथ की बात हुई, पर अगर इसको एक्सटेंड करने की बात करूं तो हर 6 मंथ में आपको जो इमरजेंसी होगी उसके लिए रिन्यूअल कराना होगा। मतलब हर 6 मंथ में आपको इसी प्रकार से स्पेशल मेजोरिटी से आपको प्रस्ताव पारित करना होगा, और इस प्रकार से आप कितने भी समय तक इमरजेंसी को कंटिन्यू रख सकते हैं, परंतु आपको हर 6 मंथ में पार्लियामेंट से क्या कराना होगा, इसको अप्रूवल देना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं कि कोई इमरजेंसी को समाप्त कैसे किया जा सकता है, किस किस कारण से किया जा सकता है, या फिर किस किस के पास ये पावर है। सबसे पहली पावर है कि यहां पर प्रेसिडेंट को बहुत ज्यादा पावर दी गई है दोस्तों। यहां पर प्रेसिडेंट चाहे तो अपने ही मन से, बिना किसी मंत्रिपरिषद की सलाह से, प्रधानमंत्री की सलाह से, अपने ही मन से इमरजेंसी को समाप्त कर सकता है। हालांकि आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट ऐसे निर्णय स्वयं नहीं लेते, वो मंत्रिपरिषद की सलाह या प्रधानमंत्री की सलाह पे ऐसे कार्य करते, परंतु उसके पास एक पावर है कि वो चाहे तो इमरजेंसी को समाप्त कर सकते हैं। दूसरी चीज, पार्लियामेंट के पास ये पावर है, सॉरी लोकसभा के पास ये पावर है कि वो सिंपल मेजोरिटी से कोई भी प्रस्ताव पारित करके इमरजेंसी को वहीं पर समाप्त कर सकती है। साथ ही साथ अगर लोकसभा के, ये 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया है कि अगर लोकसभा के 1/10 लोग अगर ये चाहते हैं कि यहाँ पे एक बातचीत होना चाहिए इमरजेंसी को लेकर, चाहे वो किसी भी समय चाहते हो कि यहाँ पर एक बात होनी चाहिए इमरजेंसी को लेकर, यहाँ पे कोशिश की जानी चाहिए इमरजेंसी को रोक के, तो वो 1/10% मेंबर लोकसभा अध्यक्ष को, या फिर अगर सत्र न चल रहा हो लोकसभा का तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को अनुमोदन दे सकते हैं, जिसमें 14 दिन के भीतर भीतर एक संयुक्त बैठक रखी जाएगी और उसमें यह डिक्लेयर किया जाएगा कि इमरजेंसी को कंटिन्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर वहां पे सिंपल मेजोरिटी फिर से पास हो जाती है और कहा जाता है कि नहीं इमरजेंसी को अब खत्म कर दिया जाए, तो वहां पर भी इमरजेंसी खत्म हो जाएगी। तो ये थे प्रोविजन दोस्तों की इमरजेंसी कब तक कंटिन्यू रह सकती है ना, कौन लगाता है। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के माध्यम से ये भी कहा गया दोस्तों कि अगर इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लगती है, अगर आप जुडिशियली रिव्यू करने जाते हैं न्यायालय, और ऐसी स्थिति में न्यायालय ये पाता है कि आप जिस आधार पे इमरजेंसी लगा रहे हैं वो इलीगल है, वो ठोस कारण नहीं है, तो ऐसी स्थिति में तुरंत ही नेशनल इमरजेंसी को हटाया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। अगर हम बात करें दोस्तों की 38वां संविधान संशोधन 1975 की, तो वहां पे प्रोविजन था कि आप न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते अगर प्रेसिडेंट महोदय नेशनल इमरजेंसी लगा देते, परंतु 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से कहा गया कि आप जुडिशियली रिव्यू कर सकते हैं, और अगर ठोस कारण नहीं होता इमरजेंसी लगाने का तो आप इसे हटा भी सकते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं कि कौन कौन से सेक्टर प्रभावित होते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं जब नेशनल इमरजेंसी लगती है। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशन को लेकर। सेंट्रल स्टेट रिलेशन में भी हम इसको बांट लेते हैं दोस्तों, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और वित्तीय आधार पे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों एग्जीक्यूटिव आधार पे क्या क्या चेंजेस होते हैं। अगर एग्जीक्यूटिव बॉडी को लेकर बात करूं तो सामान्य स्थिति में ऐसा होता है कि जो सेंटर होता है वो कुछ ही विषयों के लिए स्टेट को निर्देश दे सकता है कि आप इस कार्य को इस प्रकार से करिए, या फिर इस नियम को आप इस प्रकार से लागू करिए। ऐसे कुछ ही नियम होते हैं जिस प्रकार से मैं मान लू CAA हो या फिर किसान बिल हो, इनको लेकर वो निर्देश दे सकता है स्टेट की एग्जीक्यूटिव को कि आप इस प्रकार से इसको क्या करेंगे, लागू करेंगे। बट मैक्सिमम विषय पे स्टेट अपने अनुसार ही कार्य करता है, स्टेट की जो कार्यपालिका होती है वो अपने अनुसार कार्य करती है। पर दोस्तों जब इमरजेंसी लगती है वहां पर मैंने कहा कि ये यूनिटरी फॉर्म में चेंज हो जाता है सिस्टम पूरा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो सेंटर होता है उसकी पावर बहुत बढ़ जाती है, और वो जिस विषय पर चाहे, जिस सब्जेक्ट पर चाहे, वो कह सकता है राज्य को कि आप इस नियम को लागू इस प्रकार से करिए। ये तो बात हुई दोस्तों एग्जीक्यूटिव की। अब बात करते हैं कि लेजिस्लेचर में क्या क्या चेंजेस किए जाते हैं। जैसे आप जानते हैं कि नियम बनाने के लिए आप 3 लिस्ट आप जानते हैं, सेंट्रल लिस्ट है ना, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, जिसमें जो संघ सूची होती है उसमें केवल और केवल केंद्र ही बना सकता है नियम। साथ ही साथ स्टेट लिस्ट की बात करूं तो वहां केवल और केवल स्टेट नियम बना सकता है। साथ ही साथ जो कंकरेंट लिस्ट होती है वहां पे स्टेट और सेंटर दोनों ही कानून बना सकते हैं दोस्तों। बट इमरजेंसी में क्या होता है कि इमरजेंसी जैसी सिचुएशन में स्टेट लिस्ट पर भी सेंटर कानून बना सकता है। अब ऐसी स्थिति में जो सेंट्रल की स्टेट की जो लेजिस्लेचर होती है वो तो समाप्त नहीं होती, वो तो काम करते रहती, परंतु अगर किसी विषय पर स्टेट ने कानून बना लिया और वो
केंद्र चाहता है कि नहीं ये कानून गलत है तो वो उस पर कानून बना सकता है। मतलब कहीं ना कहीं इमरजेंसी सिचुएशन में जो विधायी शक्ति होती है राज्य की, वो भी कहीं ना कहीं केंद्र के अधीन चला जाती है। साथ ही साथ मैं बात करूं दोस्तों कि कोई भी नियम अगर स्टेट के विषय में केंद्र बनाता है तो वो कब तक लागू होता है, तो इमरजेंसी के खत्म होने के 6 मंथ तक ये लागू रहता है, कोई भी नियम जो केंद्र द्वारा बनाया गया राज्य के विषय में। साथ ही साथ मैं बात करूं दोस्तों, अगर संसद के सदन ना चल रहे हो, मतलब इमरजेंसी जैसी सिचुएशन है और संसद के सदन नहीं चल रहे हो, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि वो स्टेट के लिए भी ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश जारी कर सकता है। जो 42वां संविधान संशोधन था दोस्तों, उसमें ये चेंजेस किया गया है कि जो आपकी इमरजेंसी किसी भी स्टेट में लगी हुई क्यों ना हो, परंतु अगर आप चाहे तो, है ना, अगर आप चाहे तो सभी स्टेट के लिए नियम कानून बना सकते हैं। मान लीजिए कि पूर्वोत्तर के राज्य में चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट के चलते या वॉर के चलते वहां पे इमरजेंसी लगी हो, परंतु अगर संसद चाहे तो सभी स्टेट के लिए कानून बना सकती है। सभी स्टेट की जो पावर होती है उस समय संसद के हाथ में होती है। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से चेंज किया गया दोस्तों। अब बात करते हैं कि फाइनेंशियली क्या क्या चेंजेस आते हैं। फाइनेंशियली बात करूं तो बजट में कटौती की जा सकती है, बजट कम किया जा सकता है, जो टैक्स का हिस्सा राज्यों को दिया जाता है उसको कम तथा समाप्त भी किया जा सकता है दोस्तों। परंतु ये जो संशोधन किया जाता है ये कब तक चलता है, इसकी बात करूं तो जिस भी ईयर इमरजेंसी समाप्त होती, मान लीजिए 2020 चल रहा है अभी, और अभी अगर इमरजेंसी आई होप अगर समाप्त होती, तो ऐसी स्थिति में क्या होता कि ये जो 2020 वाला जो पूरा का पूरा फाइनेंशियल ईयर है, तब तक ये जो कर के प्रावधान है, जितना कर मिल रहा था उतना ही कर मिलता राज्य को। साथ ही साथ ये कर में जो कटौती की जाती है, अमेंडमेंट को संसद के दोनों सदन में रखना भी अनिवार्य होता है दोस्तों। दूसरा जो इम्पैक्ट पड़ता है वो पड़ता है लोकसभा और राज्य की विधानसभा के कार्यकाल पे। पर्टिकुलर आप जानते हैं कि ये 5 ईयर का इनका कार्यकाल होता है, परंतु इमरजेंसी ऐसी सिचुएशन में इसको एक्सटेंड किया जा सकता है दोस्तों। एक बार में इसे 1 वर्ष के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, चाहे मैं लोकसभा की बात कर लूं चाहे मैं राज्य की विधानसभा की बात करूं। ये पूरी की पूरी पावर होती है संसद के हाथ में, ये पूरी की पूरी पावर होती है संसद के हाथ में दोस्तों। मतलब वो विधानसभा के भी कार्यकाल को एक्सटेंड कर सकती है, एक बार में नियम पारित करके वो 1 साल के लिए इसको बढ़ा सकती है, जैसा किया गया था दोस्तों जिस समय इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी का यूज किया था। थर्ड बात करते हैं कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, हमारे जो मौलिक अधिकार होते हैं, उस पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। अगर मौलिक अधिकार के इंपैक्ट की बात करूं तो ये दर्शाते हैं आर्टिकल 358 एंड 359, जहां पर आर्टिकल 358 पर्टिकुलर बात करता है 19 आर्टिकल की, मतलब जो स्वतंत्रता का अधिकार है, जो हमको राइट टू लिबर्टी दी गई है, उस राइट्स को लेकर बात करता है। अगर आर्टिकल 19 की बात करूं दोस्तों, तो ये आर्टिकल 19 जो है वो अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है किसी बाह्य आक्रमण के कारण, या फिर मैं कहूँ आंतरिक वार जैसी सिचुएशन के कारण, सॉरी आंतरिक आधार पर नहीं, अगर वॉर जैसी सिचुएशन और साथ ही साथ कोई बाह्य आक्रमण के कारण लगती है, तो ऐसी स्थिति में जो आर्टिकल 19 होता है वह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। उसे समाप्त करने की आवश्यकता नहीं होती, उसके लिए कोई नियम कानून न भी बनाए तो भी वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और जैसे ही इमरजेंसी समाप्त होती है वैसे वो फिर से पुनर्जीवित हो जाता है, फिर से वो लागू हो जाता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से यह किया गया है कि अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर इमरजेंसी लगती है, मतलब जो मैंने आपको थर्ड पॉइंट बताया था इमरजेंसी लगने का, नेशनल इमरजेंसी लगने का, तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 19 जो है वो नहीं रुकेगा दोस्तों, वो कंटिन्यू चलता रहेगा, उसे समाप्त नहीं किया जा सकता। बस अगर कोई वॉर जैसी सिचुएशन हो या फिर बाहर से कोई विद्रोह हो जाता है, ऐसी स्थिति में बस उसको क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। हाँ दोस्तों, अगर ये पर्टिकुलर जो दो मैंने विषय बताया कि वार जैसी स्थिति और साथ ही साथ अगर कोई एक्सटर्नल वार हो रहा है, मैं फिर कोई आक्रमण कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में अगर एक्सटेंड किया जाता है तो ये चुनौती नहीं दे सकते आप कि जो आर्टिकल 19 है उसका कहीं ना कहीं एवोल्यूशन हुआ या फिर उसका दमन किया गया, ये आप चुनौती नहीं दे सकते जिस समय इमरजेंसी चल रही थी, क्योंकि आर्टिकल 19 उस समय पूर्णतः समाप्त हो जाता है दोस्तों, स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 359 की, है ना। अगर इसकी बात करें तो ये बात करता है आर्टिकल 19 और 20 और 21 को छोड़कर सभी फंडामेंटल राइट्स की। अब ये कहता है कि जो बाकी के जो फंडामेंटल राइट्स है ये स्वतः तो समाप्त नहीं होते, परंतु इसे किसी भी प्रेसिडेंट के द्वारा इसे क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। वहीं आर्टिकल 19 की बात करूं तो ये जैसे ही इमरजेंसी लगती है वैसे ही ये स्वतः ही समाप्त हो जाता है दोस्तों। 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो 20 और 21 है आर्टिकल, जो फंडामेंटल राइट्स है, इनको समाप्त नहीं
किए जाने की बात कही है। मैं ये 44वें संविधान संशोधन में बहुत सारे चेंजेस किए गए। ये था दोस्तों कुछ ऐसे इम्पैक्ट जो कि पड़ते हैं, जिसमें हमने देखा सेंट्रल स्टेट रिलेशन, जिसमें हमने देखा फाइनेंशियल, और जिसमें हमने देखा कि लोकसभा और राज्य की विधानसभा पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि अब तक की जो इमरजेंसी लगाई गई है, और वो भी जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है, उसको लेकर बात करते हैं। मतलब मैं बात कर रहा हूं दोस्तों 1975 में लगाई गई इमरजेंसी, जो कि इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लगाई गई थी। अब जानते दोस्तों इसको थोड़ा सा सरल शब्दों में कहूँ या फिर मैं छोटे रूप में इसको जानते, पर इससे पहले जान लेते कि अब तक इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी कब कब लगाई गई। फर्स्ट इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी जो लगाई गई थी वो लगाई गई थी 1962 में, जो चली थी 1968 तक। मतलब लगभग 6 ईयर चली थी दोस्तों, जिसमें इंडो चाइना वार और इंडो पाकिस्तान वार भी समाप्त हो चुके थे। इसके बाद इमरजेंसी लगती है 1971 में, और वो समाप्ति नहीं होती कि इधर 1975 में फिर से इमरजेंसी लग जाती है, और जिसका कारण मैंने आपको बताया दोस्तों कि आंतरिक अशांति बताया जाता है। जो 1975 में जो इमरजेंसी लगाई गई थी, जो आपातकाल लगाया गया था, उस समय हमारे जो प्रेसिडेंट थे वो थे फखरुद्दीन अली अहमद। एक्चुअली में बात ये कही जाती है दोस्तों, काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी है, और कहा यह जाता है कि इंदिरा गांधी जी के द्वारा इसको अपने पॉलिटिकल करियर को बचाने के लिए लगाया गया था। बात कुछ ऐसी चल रही थी दोस्तों कि उस समय गवर्नमेंट वर्सेस जुडिशरी काफी कॉन्फ्लिक्ट में चल रहे थे, दोनों के मुद्दे, कुछ ऐसे जजमेंट आ रहे थे, कुछ ऐसे केस सामने आ रहे थे, जिसके चलते कहीं ना कहीं क्रिटिकलाइज हो रही थी गवर्नमेंट, है ना। और गवर्नमेंट का जो नेचर था वो कहीं ना कहीं एंटी डेमोक्रेसी देखने को मिल रहा था, और जुडिशरी के साथ तो बहुत ही ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। जैसे केशवानंद भारती मामले की बात करूं, ऐसे केस यहाँ पर आए थे, और जिसके चलते और भी ज्यादा गवर्नमेंट जनता की नजरों में गिर चुकी थी, एंटी डेमोक्रेसी टाइप की टीम बन चुकी थी कांग्रेस उस समय। ऐसी स्थिति में दोस्तों जो जयप्रकाश नारायण थे, वो बिहार और गुजरात में इन्वॉल्व थे उस समय। मतलब उस समय वो जो स्टूडेंट की लीडरशिप कर रहे थे, उनका नेतृत्व कर रहे थे। उस समय बिहार में चल रहे थे दोस्तों बिहार मूवमेंट, जो कि बात कर रहे थे कांग्रेस की सरकार गिराने की। साथ ही साथ नवनिर्माण आंदोलन, जो गुजरात में ऑलरेडी कांग्रेस की सरकार गिरा चुके थे, और ये धीरे 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 जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में इतने उभर गए कि एक सेंट्रल में जो पार्टी बैठी थी, मतलब कांग्रेस, उसका भी विद्रोह करने लगे, उसका भी विरोध करने लगे। मैंने आपको बताया कि जुडिशरी के साथ तो लगातार कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, एंटी डेमोक्रेसी इनका छवि बन ही चुकी थी, तो कहीं ना कहीं अब ये इंदिरा गांधी जी के पॉलिटिकल करियर के ऊपर भी आने लगे थे। बिहार मूवमेंट से निकल के आते हैं दोस्तों ये वर्तमान में जो आप जो देखते हैं लालू प्रसाद यादव और नीतीश, ये सभी वहां से ही निकल कर आए हैं दोस्तों, बिहार मूवमेंट से ही, जिसका नेतृत्व कर रहे थे जयप्रकाश नारायण। ऐसी स्थिति में एक केस का रिजल्ट आता है राज नारायण केस। ये राज नारायण दोस्तों वही व्यक्ति है जो कि इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़े थे 1971 में। चूंकि ये हार गए थे, परंतु इन्होंने केस दायर किया था इलेक्टोरल माल पेट्रोलिंग का। मतलब कि उन्होंने कहा था कि आप ये इलेक्टोरल माल पेट्रोलिंग का मैं सीधा मतलब कहूं तो आप गवर्नमेंट कर्मचारियों का, गवर्नमेंट के धन का यूज कर रहे हैं अपने चुनाव प्रचार के लिए। और ये इसका केस आता है दोस्तों जून 1975 में इसका रिजल्ट आता है, और फाइनली इंदिरा गांधी जी को यहाँ पर क्या पाया जाता है, दोषी पाया जाता है। और इसके चलते दोस्तों उनकी जो योग्यता थी उसको 6 साल के लिए बैन किया जा रहा था। मतलब वो 6 ईयर तक चुनाव नहीं लड़ सकते थे, परंतु 1 साल बाद ही वहां पर चुनाव होने थे। ऐसे में कहीं ना कहीं उनको अपना जो करियर था वो कहीं ना कहीं खतरे में नजर आ रहा था, और इसी के चलते उन्होंने इस केस के 10 दिन बाद ही इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी दोस्तों। अभी इमरजेंसी डिक्लेयर तो की, परंतु ये सिर्फ इतने में ही नहीं रही। जैसे इमरजेंसी डिक्लेयर हुई, ज्यादा से ज्यादा जो अपोजिशन के लीडर्स थे उनको अरेस्ट किया गया। ऑलमोस्ट सभी जितने भी बचे थे शहर में बड़े बड़े लीडर्स, उनको अरेस्ट कर लिया गया बिना किसी वारंट के, बिना किसी जांच पड़ताल के सबको अरेस्ट कर दिया गया। साथ ही साथ दोस्तों उनको मारा पीटा गया, धमकाया गया, और ये उनसे पूछने की कोशिश की कि आपके दोस्त कहाँ थे, क्योंकि ऑलमोस्ट जो बचे थे दोस्तों वो देश छोड़ के भाग चुके थे, अधिकतर राजनेता, क्योंकि इतनी सख्ती से यहाँ पर कार्य किए जा रहे थे दोस्तों। जुडिशरी को लेकर भी काफी छेड़छाड़ की गई थी, और वहां पे कांग्रेस ने एक अपना ही जो सीजीआई था, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो बैठा के रखा था। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई जुडिशरी रिव्यू करने या फिर न्यायालय भी कोई जाता था तो उससे भी वहीं पे कांग्रेस का सपोर्ट मिलता था, क्योंकि उन्होंने जुडिशरी के साथ भी छेड़छाड़ कर रखी थी दोस्तों। फाइनेंशियल आधार पे अगर मैं बात करूं प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर, तो प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर बात करूं तो वो भी बिल्कुल तरीके से नष्ट कर दी गई थी। जो आर्टिकल 19 था उसको बिल्कुल समाप्त कर दिया गया था दोस्तों। और साथ ही साथ बहुत सारे यहाँ पर बातें सामने आती है। फाइनली मार्च 1977 को ये समाप्त होती है। वहां पे कांग्रेस की हार होती है, चुनाव होता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इमरजेंसी के समाप्त होने के 6 मंथ के अंदर ही अंदर चुनाव कराने होते हैं, ठीक है।
भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जनता पार्टी यहाँ पर जीतती है ना, जिसमें मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं। यहाँ पे एक शाह कमीशन बनाया जाता है दोस्तों इस जांच के लिए कि जो इमरजेंसी लगाई गई थी क्या वो सही थी, उसके द्वारा जो कार्य किए गए क्या वो सही है, तो वो गलत पाए जाते हैं और इसके ऊपर केस चलने ही वाला होता है पूरे सभी के ऊपर, परंतु ये पार्टी ही गिर जाती है दोस्तों। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्तों 42वें संविधान संशोधन और 44वें संविधान संशोधन के को लेकर। और ये जो 42वां संविधान संशोधन है ये इसी इमरजेंसी के टाइम में किया गया था, जहां पर बहुत सारे चेंजेस किए गए थे, जिसको एक लघु कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है इसी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पे विपक्ष तो कुछ बचा ही नहीं था, है ना, मेजोरिटी पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी के हाथ में थे। तो इतने अंधाधुन यहाँ पर बिल पास किए गए, इतने सारे एक्ट बने, बहुत ज्यादा चेंजेस किए गए, इसी कारण से इसको लघु कॉन्स्टिट्यूशन मतलब लघु संविधान कहा जाता है। देखते दोनों 42वें संविधान संशोधन और 44वें संविधान संशोधन, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन में मैक्सिमम चीजें मोरारजी देसाई ने जो भी गलत लग रही थी 42वें संविधान संशोधन की, उसको मैक्सिमम को चेंज करने की कोशिश की गई। तो दोनों को एक बार देख लेते दोस्तों। अगर 42वें संविधान संशोधन की बात करो दोस्तों, उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए, परंतु इमरजेंसी से रिलेटेड काफी कम ही चेंजेस किए गए, बस एक दो ही चेंजेस यहाँ पर किए गए। साथ ही साथ एक चीज बता दो दोस्तों कि जो जुडिशियली रिव्यू है, जो अमेंडमेंट किए जा रहे थे, उसके लिए कहा गया था 42वें संविधान संशोधन में कि आप जुडिशियली रिव्यू नहीं कर सकते, मतलब न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते। मतलब कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही थी कि जो न्यायालय है उसकी पावर को कम किया जाए और जो संसद है उसकी पावर को बढ़ाया जाए, मतलब कि लोकसभा में जो पार्टी रहती है, जो सरकार रहती है, उसकी पावर को बढ़ाई जाए। बात करते हैं दोस्तों 44वें संविधान संशोधन की, क्योंकि यही वो अमेंडमेंट है, यही वो संशोधन है जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं गलत मतलब कि मिस यूज इमरजेंसी का रुका, और अब तक आप देख रहे हैं कि उसके बाद से अभी तक इमरजेंसी नहीं लगी। क्या क्या चेंजेस किए गए थे देखते हैं। जो पहला चेंजेस किया गया था दोस्तों वो ये किया गया था, मैंने आपको बताया कि जो पहले आधार हुआ करता था कि आंतरिक अशांति फैल जाती थी, ऐसी स्थिति में क्या किया जाता था कि इमरजेंसी लगा दी जाती थी, उसको चेंज किया गया और कहा गया कि नहीं, आप सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ये क्या लगा सकते हैं, इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं। दूसरा चेंजेस ये किया गया दोस्तों कि प्रेसिडेंट अब तभी इमरजेंसी लगाएगा जब मंत्रिपरिषद उसको रिटर्न रूप में दे, लिखित रूप में दे कि ठीक है आप इमरजेंसी लगाइए। तीसरा चेंजेस ये किया गया दोस्तों कि जब आप अप्रूवल करवाएंगे तो उसमें अभी तक क्या होता था कि 2 मंथ में आपको अप्रूवल कराना होता था, पर अब कहा गया कि नहीं, आप संसद के दोनों सदन से 1 मंथ में ही क्या कराइए, अप्रूवल कराइए। हाँ दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर लोकसभा का सदन न चल रहा हो या फिर सत्र अवसान हो, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब तक उसका अगला सत्र चलेगा तब तक रोका जाता है, और जब उसका जैसे ही अगला सत्र स्टार्ट किया जाता है तो उसके 30 दिन के भीतर भीतर फिर इन्हें क्या होता है, अप्रूवल वहां से करा लेना होता है। परंतु जब तक उनका सत्र नहीं चल रहा तब तक आपको राज्यसभा से तो अप्रूवल करा ही लेना है। 30 दिन से इसको स्टार्ट किया गया। साथ ही साथ पहले होता था दोस्तों सिंपल मेजोरिटी से चेंजेस, पर अब क्या किया गया कि आपको जो अप्रूवल कराना है उसको स्पेशल मेजोरिटी से कराना है, मतलब जितने उपस्थित है उसका 2/3, साथ ही साथ जितने कुल है उसका 51%। आर्टिकल 19 को बोला गया दोस्तों कि अगर आप आंतरिक अशांति जो सशस्त्र विद्रोह उसके आधार पर अगर लगाते हैं आप आपातकाल, तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। आर्टिकल 20 और 21 को कहा गया कि आप कभी भी इसको सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, चलते ही रहेंगे, आप कोई भी इमरजेंसी लगा लीजिए। तो ये कुछ चेंजेस थे दोस्तों, जिसमें कोशिश ये की गई थी कि एक और चेंज किया गया था दोस्तों कि जो 6 मंथ मैंने आपको बताया कि 6 मंथ में आपको रिन्यूअल कराना है, वो पहले 1 साल हुआ करता था, उसको यहीं पर 6 मंथ किया गया। तो ये कुछ चेंजेस थे 244 संविधान संशोधन के माध्यम से किए गए थे। उम्मीद करता हूं आपको ये नेशनल इमरजेंसी समझ में आई होगी। धन्यवाद।